दोस्तों, ईरान के आईआरजीसी ने अमेरिकी ब्लैक हॉक को ध्वस्त कर दिया है। जमीन पर जंग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 5 दिनों का मिलिट्री ड्रिल अनाउंस हो गया और इसकी शुरुआत में ही ईरान की जो मिलिट्री है आईआरजीसी, उन्होंने बाकायदा मिलिट्री ड्रिल किया और इस दौरान वो ब्लैक हॉक पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। वहीं दूसरी तरफ रूस ने जंग के बीच दुनिया की सबसे ज्यादा रेंज वाली परमाणु मिसाइल टेस्ट कर ली है। इसको लेकर जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो आप इन तस्वीरों को देखिए। आईआरजीसी ने तेहरान के पास करीब 5 दिनों का अपना ये युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है और ग्राउंड लेवल पर जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं। यानी कि जमीनी हमले को लेकर उन्हें आशंका है कि अमेरिका जमीन पर अगर सेना उतारेगा तो इसके लिए उन्होंने बाकायदा अपनी सेनाओं को ट्रेन करना शुरू कर दिया है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से लिखा है, आईआरजीसी ने तेहरान के पास 5 दिवसीय अभ्यास किया। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी ने तेहरान के आसपास के ऑपरेशनल जोन में लब्बैक या खामनेई कोड नेम वाला 5 दिनों का मिलिट्री ड्रिल पूरा किया है। इस अभ्यास का मुख्य जोर संभावित विरोधियों के खिलाफ अभ्यास के पहले परिदृश्यों, टीम और व्यक्तिगत रणनीतियों पर था। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से भी इसके बारे में और जानकारियां दी गई है, जिसमें लिखा गया है, आईआरजीसी के एफपीवी ड्रोन ऑपरेटरों ने सैन्य अभ्यास के दौरान एक ऐसे लक्ष्य को निशाना बनाया जिस पर अमेरिका का UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की तस्वीर बनी हुई थी। इसका बाकायदा वीडियो पोस्ट किया जाता है और ये वीडियो पोस्ट करके ये बताने की कोशिश की गई है कि अमेरिका के एक से एक एयरक्राफ्ट, अमेरिका के एक से एक युद्धपोत ईरान के निशाने पर है। ये साफ तौर से बताया गया है। ब्लैक हॉक पर निशाना साधते हुए आईआरजीसी के जो सेना है वो दिखाई देती है और इसके अलावा मिसाइलों से मोटार्ट लेकर एक एक टेस्ट करते हुए ये दिखाई देते हैं, जिसका मतलब ये है कि ईरान के आईआरजीसी अब पूरी तरह से जमीनी ऑपरेशन के लिए भी तैयार है और इसके अलावा होर्मुज में भी ईरान का ऑपरेशन चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर यह भी सामने आती है कि रूस ने इस जंग के माहौल के बीच में अपनी सबसे भयानक रेंज वाली मिसाइल, परमाणु मिसाइल को टेस्ट कर लिया है। रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से लिखा गया है, 12 मई को राष्ट्रपति पुतिन को सरमत मिसाइल के सफल परीक्षण की रिपोर्ट मिली है। बेहतर सटीकता और मौजूदा के साथ साथ भविष्य के सभी मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भेदने की क्षमता के साथ सरमत एक जबरदस्त शक्ति बनी है। ये मिसाइल ऐसी है जो कि आज क्या, आने वाले वक्त में भी जब एयर डिफेंस सिस्टम्स बनाए जाएंगे तो उन्हें भेदने के लिए ये पूरी तरह से कारगर साबित होगी। सबसे भयानक रेंज वाली ये मिसाइल है जो कि रूस ने बना ली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ईरान से जंग चल रही है अमेरिका की, इस बीच में इसका टेस्ट करने का मतलब यही है कि अमेरिका को एक चेतावनी देने की ये कोशिश है, क्योंकि पूरी की पूरी जो जंग है वो परमाणु पर ही टिकी हुई है और घूम फिर कर बात परमाणु पर ही आ जाती है। कुछ वक्त पहले जब पुतिन और ट्रंप के बीच में बातचीत हुई थी, उसमें भी इस बात का जिक्र हुआ था कि ट्रंप को रूस के राष्ट्रपति ने, पुतिन ने यह बात बताई थी कि अगर आप चाहते हैं तो हम ईरान का यूरेनियम अपने पास रख लेंगे, इससे दोनों देश में जो लड़ाई है वो खत्म हो सकती है। लेकिन ट्रंप इस बात को मानते नहीं है, क्योंकि वो रूस पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि आखिरकार रूस ही तो वो देश है जो कि ईरान को यूरेनियम दे रहा है। तो जो यूरेनियम दे सकता है वो न्यूक्लियर बनाने के लिए बाकी का सामान क्यों नहीं दे सकता। अब एक तरफ जहां रूस ने अपने मिसाइल का परीक्षण किया है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी ये धमकी दे चुका है कि वो यूरेनियम का एनरिचमेंट 90% तक कर सकता है। अभी तो 60% एनरिच यूरेनियम ईरान के पास है, जो कि करीब 440 किलो का है, जिसमें 8 से 10 न्यूक्लियर बम बनाए जा सकते हैं। अब ईरान के जो सांसद हैं उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका नहीं मानता है तो हमारे पास आखिरकार एक ही ऑप्शन बचेगा कि हम अपने यूरेनियम के एनरिचमेंट को 90% तक ले जाएं, यानी कि परमाणु बम बना लें। वहीं दूसरी तरफ आरटी के हवाले से लिखा गया है, 200 प्लस टन की सरमत मिसाइल एक विशाल आग से भरे धमाके के साथ आसमान में गरजी है। रूस की ये राक्षसी आईसीबीएम 45,000 किलोमीटर की बेजोड़ मारक क्षमता के साथ लॉन्च हुई। कई वॉरहेड हाइपरसोनिक गति से आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि इसमें 200 टन से ज्यादा का जो वॉरहेड है वो ले जाया जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि ये एक मामूली मिसाइल नहीं है, बल्कि बहुत भयानक विध्वंस मचाने वाली मिसाइल है जो कि रूस ने लॉन्च की है और ये बताने की कोशिश की है कि अमेरिका को अपनी जगह पता होनी चाहिए। वो ज्यादा अगर दूसरे देशों में घुसने की कोशिश करेगा, क्योंकि रूस ईरान का तो दोस्त है ही, क्यूबा का भी दोस्त है। क्यूबा को रूस बचा रहा है, क्यूबा तक अपने साजो सामान को पहुंचा रहा है। और जैसे कि एक बार पहले भी क्यूबा में रूस ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें लगा दी थी,
बिल्कुल उसी तरीके से एक तरीके से अमेरिका को ये चेतावनी दी जा रही है कि अगर आप बार-बार क्यूबा पर हमला करने की कोशिश करेंगे या फिर उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेंगे तो आपको रूस से निपटना ज़रूर पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ एक और खबर ये भी सामने आती है कि अमेरिका की तरफ से भी अब इस बात को पुख्ता किया जा रहा है कि सीज फायर कभी भी टूट सकता है। होर्मुज़ लेटर के हवाले से लिखा है कि एनबीसी के अनुसार पेंटागन इस बात पर विचार कर रहा है कि अगर सीज फायर टूट जाता है तो युद्ध फिर से शुरू होता है तो ईरान युद्ध का नाम बदलकर ऑपरेशन स्लेज हैमर रखा जाएगा। अभी तक इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी था, जिससे ईरान पर हमला किया जा रहा था, लेकिन अब इस ऑपरेशन के नाम को बदलने की बात यहां पर पेंटागन कर रहा है। ऐसा करने से ट्रंप ये तर्क दे पाएंगे कि इससे 60 दिनों की वॉर पावर्स क्लॉक यानी कि युद्ध शक्तियों की समय सीमा फिर से शुरू हो जाती है और इसके लिए कांग्रेस की किसी मंजूरी की जरूरत नहीं है। इस क्षेत्र में अमेरिकी सेना की मौजूदगी अब युद्ध की शुरुआत के मुकाबले कहीं ज्यादा हो गई है। यहाँ एक अतिरिक्त कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और नए हथियारों से लैस सैन्य संसाधन तैनात किए गए हैं। मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की संसद से बचने के लिए अब अगर वापस से जंग शुरू करेंगे तो इस जंग का नाम वो बदल देंगे, इस ऑपरेशन का नाम वो बदल देंगे। पहले जब हमला किया गया था 28 फरवरी को जब हमला हुआ और उसके बीच में अमेरिका की तरफ से ईरान पर जितने भी हमले हुए वो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत हुए थे, लेकिन इसकी जो डेडलाइन है वो 1 मई को खत्म हो चुकी है। 60 दिनों तक ही आप बिना संसद को बताए जंग लड़ सकते हैं, इसके बाद आपको संसद से मंजूरी लेनी पड़ती है। अमेरिका में ये कानून है। अब अगर वापस से इन्हें जंग शुरू करनी है तो इन्हें नाम बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ये जंग वापस से शुरू करते हैं तो फिर इन्हें संसद से मंजूरी लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये नाम बदल देते हैं तो फिर इन्हें मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वापस से 60 दिनों की जो समय सीमा है वो शुरू हो जाएगी और 60 दिनों के अंदर वो अपना काम खत्म करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक और पोस्ट भी सामने आता है। डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं और उनके देश का मीडिया जो बार बार ये खबरें बता रहा है कि ईरान के पास अभी भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स वैसे ही बचे हुए हैं, उसके पास साजो सामान है, वो मिसाइल लॉन्चर्स बना रहा है, मिसाइलें बना रहा है। इन सब बातों से डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी परेशान हो गए हैं क्योंकि उनका नैरेटिव नहीं चल पा रहा है। सारे नैरेटिव ईरान के पक्ष में होते जा रहे हैं। उनके देश के विदेशी मीडिया के भी जो नैरेटिव है वो ईरान के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से वो इसे फेक न्यूज़ करार दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं, जब फेक न्यूज़ यानी कि झूठी खबरें कहती हैं कि हमारा दुश्मन ईरान फौजी तौर पर हमारे मुकाबले अच्छा कर रहा है तो ये लगभग गद्दारी है, क्योंकि ये एक बेहद झूठा और बेतुका बयान है। वो दुश्मन की मदद और उसे बढ़ावा दे रहे हैं। इसका नतीजा बस यही होता है कि ईरान को झूठी उम्मीद मिलती है, जबकि ऐसी कोई उम्मीद होनी नहीं चाहिए। ये वो अमेरिकी कायर हैं जो कि अपने ही देश के खिलाफ खड़े हैं। ईरान की नौसेना में 159 जहाज थे। अब उनमें से हर एक जहाज समुद्र की गहराइयों में समा चुका है। उनके पास अब कोई नौसेना नहीं है, उनकी वायुसेना खत्म हो चुकी है, सारी तकनीक खत्म हो चुकी है। उनके नेता अब हमारे बीच नहीं रहे और उनका देश आर्थिक तौर पर पूरी तरह तबाह हो चुका है। सिर्फ हारे हुए लोग, एहसान फरामोश और बेवकूफ लोग ही अमेरिका के खिलाफ कोई बात कह सकते हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान को बुरी तरीके से हरा दिया है, लेकिन अभी भी उनके युद्धपोत होर्मुज में ईरान की एक वार्निंग से भागे भागे फिरते हैं। अभी भी अमेरिका वापस से ईरान पर स्ट्राइक करने से डर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वापस से वो हमला करेंगे तो ईरान का जवाबी हमला होगा, जिस जवाबी हमले में अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा। इस वजह से वो हमला नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि हम तो जंग जीत चुके हैं, हमने तो ईरान को नेस्तनाबूद कर दिया है। लेकिन असल बात तो ये है कि ईरान अभी भी मजबूती के साथ खड़ा है और अभी भी वो अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को ललकार रहा है कि आओ, अगर लड़ना है तो लड़ लो, हम तो मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं, हम तो बाकायदा जंग की तैयारियां कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की हालत इतनी खराब हो चुकी है, अमेरिका इस जंग में इतनी बुरी तरीके से पिटा है कि जिन रेजा पहलवी को ट्रंप ईरान में सत्ता परिवर्तन करके बैठाना चाहते थे वो भी ट्रंप को अब सुनाने लगे हैं। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है, रेजा पहलवी ने प्रेसिडेंट ट्रंप की ईरान स्ट्रैटेजी की आलोचना की है। एक तरफ उन्होंने कहा कि लोगों को उठना चाहिए और साथ ही कहा कि रुको, हम बातचीत कर रहे हैं। ये सबको बहुत कंफ्यूज कर रहा है। आप मिले जुले सिग्नल नहीं भेज सकते। कहने का मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप दिन में कुछ और कहते हैं, रात में कुछ और कहते हैं। दिन में कहते हैं कि ईरान के लोगों को अपनी सत्ता के खिलाफ होना चाहिए, रात में कहते हैं कि हम ईरान की सत्ता से बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो कंफ्यूजिंग वाली चीज है ये उन्हें नहीं करनी चाहिए। ये बात रेजा पहलवी कर रहे हैं, वो रेजा पहलवी जिनके लिए डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को शुरू कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर हम सत्ता परिवर्तन करेंगे तो रेजा पहलवी को यहाँ पर बैठाएंगे। लेकिन उनकी बात हो नहीं पाई, उनका काम हो नहीं पाया, सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाया और अब डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को ये
ये प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि कैसे वो इस जंग को जीत चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की जो मिलिट्री है वो ड्रिल्स कर रही है। ईरान की मिलिट्री अमेरिका पर हमलों की नए सिरे से तैयारियां शुरू कर चुकी हैं और इस बीच रूस ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें भी टेस्ट की है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।